नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर सतिंदर सिंह मलिक का द रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये भारत के संवैधानिक दर्शन, उसके इतिहास और भविष्य की दिशाओं पर एक अलग नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, ये पारंपरिक भारतीय सोच की तुलना, पश्चिमी असर और जो हमारा मौजूदा ढांचा है उससे करता है। तो हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज के जो मुख्य विचार हैं, जो आलोचनाएं हैं या जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें जरा समझें। हाँ, मतलब प्राचीन ज्ञान से लेकर आज की जो चुनौतियां हैं उस पूरे सफर को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारत की पहचान और शासन पर यह स्रोत क्या खास इनसाइट्स देता है। शुरुआत में कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। दस्तावेज हमें याद दिलाता है प्राचीन भारत के कुछ बड़े योगदान हाँ, जैसे दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार, जिसका जिक्र भक्षाली पांडुलिपि में है। फिर आर्यभट्ट का काम त्रिकोणमिति में, सूर्य केंद्रित मॉडल में, कोपरनिकस से भी पहले। सही कहा। और साथ ही ये दस्तावेज फिर पश्चिमी दुनिया के आने और उसके असर को भी सामने रखता है, जैसे 1498 में वास्को डी गामा का आना, हाँ, जिसके पीछे मतलब मसाले का व्यापार तो था ही, ईसाई धर्म का प्रसार भी एक मकसद था। और फिर ब्रिटिश राज का आर्थिक असर। इसमें उषा पटनायक का जिक्र है, उनके हिसाब से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, 45 ट्रिलियन। इतना बड़ा धन निष्कासन 1765 से 1938 के बीच, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है। दस्तावेज कुछ पश्चिमी विचारों की आलोचना भी करता है, जैसे टेरा नूलियस। हाँ, वो सिद्धांत के गैर ईसाई जमीन मतलब खाली है, लावारिस है। सही। इसकी तुलना फिर भारतीय दर्शन से की गई है, कर्म वेदांत, जो व्यक्तिगत अनुभव और सबके जुड़ाव पर ज्यादा जोर देते हैं। और ये वैचारिक टकराव ये जरूरी है समझना, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि में फिर संविधान निर्माण की बात आती है। अच्छा। दस्तावेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का भी जिक्र है, एओ ह्यूम की भूमिका, थियोसॉफिकल सोसाइटी से उनका कनेक्शन, ये सब बातें भी हैं। और फिर आता है हमारा संविधान, प्रस्तावना और उसके आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो हम जानते ही हैं, नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित। हाँ, लेकिन ये दस्तावेज इस पर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करता है। जैसे क्या मुख्य आलोचना है? एक मुख्य तर्क ये है कि शायद संविधान पर पश्चिमी सोच का असर कुछ ज्यादा है। थोड़ा अभी जाते हैं, मतलब भारत की जो जमीनी हकीकत है, जो पारंपरिक मूल्य हैं, शायद उनसे थोड़ा कटा हुआ है। अच्छा, और जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उन पर भी कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल, जैसे न्यायपालिका की जो कोलेजियम प्रणाली है, मतलब जजों को चुनते हैं, उस पर सवाल है, पारदर्शिता को लेकर। फिर ये जो बहुदलीय व्यवस्था है, उससे समाज में विभाजन बढ़ने का एक खतरा बताया गया है। और वोटिंग के अधिकार पर भी, सार्वभौमिक मताधिकार पर। हाँ, एक व्यक्ति एक वोट पर भी दस्तावेज कुछ चिंताएं जताता है। एक तर्क ये है कि इससे शायद पारंपरिक परिवार इकाई का महत्व कम होता है, और ये सवाल भी कि क्या अनुभवहीन मतदाता हमेशा सही चुनाव कर पाते हैं। दिलचस्प है नजरिया। तो क्या कोई विकल्प भी सुझाया गया है, शासन का कोई और मॉडल? हाँ, इसमें पारंपरिक राजधर्म की अवधारणा का जिक्र आता है। मतलब राजा का कर्तव्य है प्रजा का कल्याण और धर्म का पालन, नैतिक सिद्धांतों का पालन। इसे एक अलग नजरिए से देखा गया है। और धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या? हाँ, भारतीय सेक्युलरिज्म, जो सर्वधर्म समभाव है, सब धर्मों के लिए समान आदर, उसकी तुलना पश्चिमी मॉडल से की गई है, जहां धर्म और राज्य ज्यादा अलग होते हैं। और यहीं पर शायद समान नागरिक संहिता, यूसीसी की बात आती है। बिल्कुल, यूसीसी का विचार अनुच्छेद 44 में जिसका जिक्र है कि व्यक्तिगत कानूनों में धर्म आधारित भिन्नताएं खत्म हो, सबके लिए एक जैसे नागरिक कानून हो। दस्तावेज में एक और बहुत ही कह सकते हैं मौलिक भारतीय विचार है, माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म सिद्धांत, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। शासन के लिहाज से इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति का शरीर होता है, वैसे ही ब्रह्मांड या राष्ट्र को समझो। दस्तावेज कहता है कि राष्ट्र को एक जीवित इकाई की तरह देखें। अच्छा। जिसके अलग अलग अंग हैं, अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण, और ये सब एक स्वस्थ शरीर की तरह संतुलन और तालमेल में काम करें।
ये शासन का एक मॉडल हो सकता है। ये तो मौजूदा व्यवस्था से काफी अलग सोच है। और कुछ बड़े सुझाव भी हैं शायद। हाँ, कुछ तो वाकई बड़े क्रांतिकारी सुझाव हैं, जैसे राजनीतिक दलों को ही खत्म कर दिया जाए। क्या? राजनीतिक दल खत्म? क्यों? तर्क ये है कि ये दल समाज को बांटते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो ये सुझाव है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। और एक और अनोखा प्रस्ताव है लोकतांत्रिक विस्मृति से निपटने का। लोकतांत्रिक विस्मृति मतलब डेमोक्रेटिक एमनीशिया। हाँ, वही, मतलब हम पिछली गलतियों से, जरूरी सबकों से कैसे सीखते नहीं, भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय सूचना पुनर्प्राप्ति प्रतिष्ठान NIRE बनाने का सुझाव है। ताकि नीतियां बनाते वक्त वो पुराना ज्ञान, वो डेटा ध्यान में रहे। सही, ताकि हम वही गलतियां न दोहराएं। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आज की चुनौतियों के बीच एक तरह का पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या वाकई में ये प्राचीन भारतीय सिद्धांत, जैसे धर्म हुआ या ये यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाला विचार, क्या इन्हें आज की जो जटिल शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इनसे आज की समस्याओं का हल निकल सकता है? या फिर ये दोनों इतने अलग पैराडाइम हैं कि उन्हें मिलाना ही मुश्किल है? भारत के भविष्य के लिए परंपरा और आधुनिकता के बीच वो सही संतुलन क्या हो, ये वाकई सोचने वाली बात है।